दीनपुर गांव में बिमला नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम था निशा। बिमला दूसरों के घरों में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। लेकिन रक्षाबंधन से कुछ दिनों पहले वो दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके थकी हारी बिमला शाम को सड़क किनारे अपनी बेटी के साथ राखी बेचने का काम करती थी। राखी ले लो राखी। अरे भाई साहब सुनो ना, ये राखी ले लो। नहीं 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 चाहिए तुम्हारी राखी। वैसे भी हम सड़क किनारे से राखी नहीं लेते, ये सब तो घटिया राखी होती हैं। और ऐसे पूरे दिन में मुश्किल से बिमला की 2-3 राखी ही बिक पाती थी। तब एक दिन बिमला अपनी बेटी निशा से कहती है, बेटी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, डिब्बे में 2 रोटी रखी हैं, चटनी के साथ खा लेना। हाँ ठीक है माँ, आप जाओ। फिर बिमला काम पर चली जाती है। निशा दिन में खाना खाकर लेटी हुई थी। तभी वो सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती हैं मेरे लिए, तो आज क्यों ना मैं माँ की थोड़ी सी मदद कर दूँ, इससे माँ को बहुत खुशी होगी। फिर निशा राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है लेकिन कोई ग्राहक उसकी राखी खरीदने नहीं आता। तब वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी। सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती और उनकी थोड़ी मदद भी हो जाती। तभी वहाँ से एक करीब 15 साल का लड़का गुजर रहा था। तब वो निशा को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, ये नकली नोट इस लड़की को देकर इससे सारी राखियाँ खरीद लेता हूँ। कम उम्र की है, असली और नकली नोट में पहचान नहीं कर पाएगी। फिर वो लड़का निशा के पास जाता है और कहता है, अरे ये राखी कैसी दी है? एक राखी 10 रुपये की है भैया, ले लो ना। अच्छा, तुम्हारे पास कितनी राखी हैं? 200 राखी हैं भैया। अच्छा तो ऐसा करो, वो सब मुझे दे दो और ये लो 2000 रुपये। बेचारी निशा खुशी खुशी वो सभी राखियाँ उसे दे देती है और मोनू नकली 500 के 4 नोट उसे पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। तब निशा घर आकर अपनी माँ को वो पैसे दे देती है। अरे देखो माँ, आज कोई भला आदमी आया था और हमारी सारी राखियाँ खरीद कर चला गया। ये देखो पूरे 2000 रुपये हैं। अरे लेकिन ये तो नकली नोट है। क्या माँ, नकली नोट? ओहो, लगता है उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी निशा को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर अगले दिन सुबह राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थीं, लेकिन बेचारी निशा का कोई भाई नहीं था। तब वो अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा तो कोई भी भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, एक काम कर तू मेरे साथ मालकिन के घर चल। तू मालकिन के बेटे मोनू को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। फिर वहाँ पहुँचकर बिमला अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा टीवी देख रहा था। तब निशा अंदर आती है। भैया क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूँ? निशा उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थी। अरे पागल है क्या? कौन है तू? मैं तो तुझे नहीं जानता और मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। चल अब भाग यहाँ से। ये सुनकर निशा रोने लगती है। तभी बिमला और मालकिन भी वहाँ आ जाती हैं और वो उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। मोनू, यह क्या तरीका है बात करने का? और जो निशा कह रही है क्या वो सच है? अरे माँ, वो एक दोस्त से शर्त लगी थी, बस इसीलिए मैंने नकली नोट इसे दे दिए थे। तुझे पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपये की भी क्या वैल्यू होती है? तुम्हें उस बेचारी को ठगते हुए शर्म नहीं आई? और आज वो बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए राखी लाई है और तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए, ना कि किसी गरीब का मजाक उड़ाना चाहिए।
फिर मोनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो निशा से कहता है, मुझे माफ़ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। और ये ले, मेरी कलाई पर राखी आज से तू ही बांधेगी। अब से तू भी मेरी छोटी बहन की तरह ही है, और आज के बाद तू भी हर राखी पर मुझे ही राखी बांधेगी। फिर मोनू उसे गिफ्ट देता है और साथ ही मालकिन भी शगुन के तौर पर उसे 7,000 रुपये देती है। और ये देख बिमला और निशा बहुत खुश होती हैं। लेकिन निशा सचमुच ही बहुत खुश थी, क्योंकि उसे एक भाई जो मिल गया था। अरे नहीं, यहाँ तो पूरा किचन गंदे बर्तनों से भरा पड़ा है और सब बर्तन भी झूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब गंगा बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो महारानी अपने कमरे में घुस जाती है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जिठानी जी? मुझे सोना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू महारानी है कि तुझे बस सोना है। अब चल, पहले जल्दी से सारे बर्तन धो दे। हैं? क्या मैं बर्तन धोऊं? ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, मैं नहीं धोने वाली। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बेकार में पैसे फूंक कर आती है। अब चल बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देरी हो रही है। अरे मैंने एक बार कह दिया ना कि नहीं धोऊंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। और इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी। और उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले खाने का इंतजार कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? माँ, मुझे तो लगता है वो दोनों फिर से शुरू हो गई हैं। धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना। रमेश बेटा, तू ऐसा कर, बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों की लड़ाई के चलते मैं भूखी ही ना मर जाऊं। ठीक है माँ, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। और उधर दोनों अभी भी बहस किए जा रही थी। ठीक है, फिर नहीं धोने ना तुझे बर्तन तो मैं कोई भी खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे दीदी? कल सोनू जी ने खाना ऑर्डर किया था, आज रमेश भैया को बोलो, वो ऑर्डर कर देंगे। और दोनों ये बोलने बाहर आती ही है कि तभी रमेश कहता है, हाँ, कर दिया ऑर्डर। हम जानते हैं कि तुमसे खाना नहीं बनेगा। तुम दोनों से मिलकर खाना और बर्तन धोने का काम भी नहीं होता। मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो जेठ जी तो बेहतर है। मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर लिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ, अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना। अरे अब बस भी करो, दोनों रेडियो की तरह शुरू हो जाती हो। और फिर कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं और अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का हंगामा छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की सिमला वहां आती है। ये ले सुनीता, आज मैं अपनी बेटी के यहाँ गई थी। उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वहीं भंडारा था। सोचा तुम्हारे लिए भी लेती चलूं। लो, तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। रश्मि ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों को बर्तन ना धोने पड़े, इसीलिए वो बड़े से भगोने में आलू की सब्जी डाल देती है, एक कटोरे में खीर और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती है। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती है। तुम पागल हो गई हो क्या? हम सब इसमें एक साथ खाएंगे। चल तो दिव्या, जरा इन्हें खाकर तो दिखा। दोनों पूड़ियां तोड़कर सब्जी में डुबोती हैं और खाने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर सबको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन अगली शाम फिर से वही खानी छिड़ गई। देख, कल तो शिमला आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। क्या दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं। मैं उनसे कहकर बाहर से ही खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर सोनू गुस्से में आ जाता है और कहता है, चुप रहो,
आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेगा। और जाओ दोनों रसोई से खाना बना कर लाओ। फिर वो दोनों डर के मारे किचन में चली जाती हैं। क्या करें दीदी, अब तो रात की रसोई करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, आप ये बर्तन धो लो तो मैं सबके लिए पुलाव बिरयानी बना दूंगी। आहा, आई बड़ी, बर्तन धो दो, खुद धो ले, समझी। और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम खुद घर पर बनाएंगे। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं दीदी। फिर रश्मि डब्बे समेत नमकीन और बिस्किट लेकर घर वालों के सामने रख देती है। ये रहा आप लोगों का आज का खाना। अरे, इन दोनों का बस चले तो हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर में बैठकर ही रात का खाना खाना पड़ेगा। इनके रहते तो हमें रात की रसोई कभी नसीब नहीं होगी। बस बस बहुत हुआ। आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। ठीक है जी। लेकिन उनके पास तो इसका भी जुगाड़ था और अगले दिन दिव्या बाजार से जाकर कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स ले आती है। अरे दिव्या, खाना तो डिस्पोजल में खा लेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए तो बर्तन धोने ही होंगे ना। कुकर, कढ़ाई, ये सब तो चाहिए ही ना। अरे दीदी, आप चिंता मत करो, ये देखो 2 मिनट में बनने वाली मैगी, अब हम सब यही बनाएंगे। अब दोनों फिर से कामचोरी दिखाती हैं और मैगी बनाकर डिस्पोजल में डालकर दे देती हैं। ये देख तीनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। अरे दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो सोनू बर्तन मांज रहा होता है और रमेश धो रहा होता है और बूढ़ी सास सुनीता खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। अरे, आप सब ये क्या कर रहे हैं? अरे बहू, अब तुम दोनों से ना तो बर्तन धुलते हैं और ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही काम कर लेते हैं ताकि हमें रात को खाना तो नसीब हो। और अब तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारे रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को झूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़े, नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं, चलो बेटा। फिर माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। सुरेश लगभग मरने की कगार पर है। वो बहुत बीमार है और जोर जोर से खांस रहा है। उसकी पत्नी सुकंतला दवाई लेकर आती है। ये लो, दवाई खा लो जी। अब ये भी दवाई कुछ ही दिनों तक साथ दे पाएंगी सुकंतला। चुप कर जाओ जी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। इसी तरह से दोनों पति पत्नी अकेले ही गरीबी में अपना जीवन जी रहे होते हैं। सुकंतला का बूढ़ा पति कब उसे छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, ये खुद सुकंतला को पता नहीं है। एक रात अचानक से बारिश होने लगती है और सुकंतला का पति बीमार हालत में बारिश को देखते ही देखते घर के बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं सड़क पर गिर जाता है। अरे, कहाँ चले गए जी? बचाओ बचाओ बचाओ। तभी तुरंत सुकंतला भागकर घर के बाहर जाती है तो देखती है कि उसका पति बाहर पड़ा हुआ है। सुकंतला उसे किसी तरह घर के अंदर लाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। इतनी रात में बाहर बारिश में जाने की क्या जरूरत थी जी? बच्चे हो क्या अभी? कुछ हो जाता तो? सुकंतला, मैं बाहर बारिश में नहाने नहीं गया था, बल्कि ये देखने गया था कि आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा है या नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या जी?
इतनी तेज बारिश हो रही है, बादलों ने आसमान घेर रखा है, चांद कहाँ दिखाई दे जाएगा भला। सुरेश कुछ सोचता है और फिर शकुंतला से बोलता है कि मरते समय मेरे गुरुजी ने मुझे कोई चीज दी थी जो उस बक्से में रखी हुई है। उन्होंने कहा था कि जिस पूर्णिमा की रात बारिश हो रही हो उसी रात पूरा चांद भी दिखाई दे रहा हो, उस दिन ही वो बक्सा खोलना, तब मेरी जिंदगी और नसीब सब कुछ बदल जाएगा। आज तक ऐसा वो दिन कभी नहीं आया। जिस पूर्णिमा की रात पूरा चांद दिखाई देता है उस रात बारिश नहीं होती, और जिस पूर्णिमा की रात बारिश होती है उस रात पूरा चांद दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो इसीलिए तुम उस बक्से को किसी को छूने नहीं देते। हाँ शकुंतला, आज मेरा बुलावा आ चुका है, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। अलमारी में उस बक्से को मैंने इतने दिनों से संभाल कर रखा है। अब से वो बक्सा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे जाने के बाद अगर ऐसी रात आए कि चांद भी पूरा दिखे और बारिश भी हो तो उस बक्से को खोलना, तुम्हें इस गरीबी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी शकुंतला। और इतना कहते ही सुरेश अपना दम तोड़ देता है और शकुंतला विधवा हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले वहां आ जाते हैं और अगले दिन उसके रिश्तेदार आकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अरे चाची, दिन भर बैठकर यहाँ रोया मत करो, अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। उसके इतना बोलते ही शकुंतला उसे एक तमाचा खींचकर मारती है और वो वहां से चला जाता है। फिर रात में शकुंतला के सब रिश्तेदार छत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब चाचा तो रहे नहीं, इस विधवा के नाम पर ही ये मकान और कुछ खेत है। इसे डरा धमका कर जल्दी से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ देखो विजय भाई साहब, जो भी मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। हाँ हाँ, सबको मिलेगा। कल सुबह होते ही उस औरत को समझाते हैं, प्यार से मानती है तो ठीक है, वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं। फिर सुबह होते ही सारे रिश्तेदार शकुंतला के पास पहुंच जाते हैं। शकुंतला भी पति खोने के बाद बीमार रहने लगी थी। अरे चाची, ये लो, इस कागज पर साइन कर दो। ये किसके कागज हैं बेटा? देखो काकी, ये घर और खेत आपके अब किसी काम के नहीं। आपकी भी उम्र हो रही है, ना जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए आप अपना खेत और घर हमें दे दीजिए, हम अच्छे से संभाल लेंगे। और इतने में शकुंतला उन दोनों को एक एक थप्पड़ मारती है। तुम लालची लोगों को अपनी जायदाद देने से अच्छा है मैं किसी अनाथ को ही ये टूटा फूटा घर दे दूंगी। कम से कम उसे छत तो मिलेगी और दुआएं भी देगा। भाग जाओ यहाँ से। फिर उसके रिश्तेदार उस वक्त वहां से चले जाते हैं। अब बहुत हो गई प्यार से बात, अब हमें दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। फिर अगली रात वो लोग शकुंतला के कमरे में जाते हैं और अंदर घुसते ही सबसे पहले अनिल शकुंतला का मुंह टेप से बंद कर देता है। अनिल, ये अच्छा किया तुमने। हाँ तो अब बोल बुढ़िया, इन कागज पर साइन करेगी या नहीं? लेकिन शकुंतला फिर भी ना में सर हिलाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा भी बहने लगती है। इतने में विजय और अनिल शकुंतला को मारने लगते हैं और मार मार कर शकुंतला की हालत बिगाड़ देते हैं और उसके बहुत चोट भी लग जाती है। उसके खून भी निकलने लगता है। अरे विजय भाई, अब बस करो, अगर ये कहीं मर गई तो हम सब फंस जाएंगे। अब कल तक इसका बाप भी आएगा साइन करने। अब चलते हैं, मारपीट के कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट में केस करेंगे और सब कुछ छीन लेंगे इससे। और इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। शकुंतला की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी आसमान से पानी भी बरसने लगता है। शकुंतला अपने पति को याद करके बारिश में भीगने लगती है। आज इसी बारिश में भीगकर मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ जी। फिर बारिश और भी तेज हो जाती है। अचानक कुछ बादल छट जाते हैं और पूरा चांद दिखाई देने लगता है। तभी उसे अपने पति की कही हुई बात याद आती है। आज बारिश भी हो रही है और चांद भी पूरा है। देखती हूँ कि आखिर उस बक्से में ऐसा है क्या। फिर शकुंतला अपने कमरे में आ जाती है और उस बक्से को खोलती है।
उस बक्से में एक साधारण सा बहुत पुराना चिमटा निकलता है। अरे, इसमें तो सिर्फ एक चिमटा है, वो भी इतना पुराना। इस चिमटे के लिए इतनी बड़ी शर्त क्यों रखी थी गुरुजी ने? चलो कोई बात नहीं, इस चिमटे को अपने पति की आखिरी निशानी समझकर रख दूंगी और जब तक जिंदा हूँ इसी चिमटे से रोटी बनाऊंगी। फिर अगले दिन जैसे ही शकुंतला उस चिमटे से रोटी उठाती है, वैसे ही वो रोटी सोने की बन जाती है। शकुंतला हैरान हो जाती है, अरे ये रोटी सोने की कैसे बन गई? अब शकुंतला कुछ और भी चीजें उस चिमटे से उठाती है और वो भी सोने की बन जाती है। अब शकुंतला जिस सामान को भी उस चिमटे से उठाती, सब सोने का बन जाता। तब शकुंतला को पूरा मामला समझ में आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, ये जादुई चिमटा है। अब शकुंतला की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। अब शकुंतला के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और इस तरह से शकुंतला खुशी खुशी रहने लगती है।